नमस्कार दोस्तों। हम यूपीएससी मेंस के जीएस के जो पेपर्स हैं उनके सिलेबस को समझ रहे हैं और आज बात करेंगे पेपर 4 की। इसको नॉर्मली बोलचाल की भाषा में हम एथिक्स का पेपर कहते हैं, लेकिन इसका जो नाम है पूरा वो है नीतिशास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिरुचि। ठीक है। इसको बहुत स्कोरिंग पेपर भी माना जाता है कि अगर आपने थोड़ी सी इस पे मेहनत कर दी, थोड़ा ध्यान दे दिया तो बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं आप। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इसे तैयार करने के लिए अगेन वही गलती करते हैं जो बाकी पेपर्स में करते हैं, हम किताबों के पीछे भागते हैं। यहाँ ज़रूरी है कि हम सिलेबस के टॉपिक्स को पहले समझें, फिर खोजें कि ये मिलेंगे कहाँ। क्योंकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं मार्केट में जो इसी नाम से हैं, एथिक्स के पेपर के नाम से हैं, बहुत इधर-उधर की बातें हैं, लेकिन स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात उतनी अच्छे से नहीं हुई है, जिस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिलहाल हम उस लायक हो जाएँगे आराम से कि चीज़ें समझ में आने लगें कि एक्चुअली कहाँ-कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं। उसमें 2 बातें मेन हैं, आपको पता है, पहले तो सिलेबस और उसके बाद से हर टॉपिक से अभी तक कितने तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो समझने के बाद साफ-साफ दिखने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कौन-कौन से टॉपिक्स हैं। पहले नंबर पे जो टॉपिक है, इसमें कौन-कौन सी चीज़ें हैं, ध्यान से देखिए। एक बात और बता दूँ कि ये जो 7 मेरे ख्याल से हाँ 7 टॉपिक्स हैं, ये जो टॉपिक्स हैं इन्हीं से थियरी के भी क्वेश्चंस आते हैं। 2 हिस्से होते हैं पेपर के, सेक्शन ए होता है और सेक्शन बी होता है। इन्हीं टॉपिक से जो है थियरी के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इसी में से हम बता दें कि हमारे जीवन में मूल्यों को विकसित करने में समाज की क्या भूमिका है। एक तरह का थियरी वाला क्वेश्चन हो गया, समझ वाला क्वेश्चन हो गया और इसी को आधार बना के एक केस स्टडी दी जा सकती है, एक मामला दिया जा सकता है और उसमें आपको रख के कहा जाएगा कि आप बताइए, आप इस पोजीशन में हैं, आप क्या डिसीजन लेंगे। ठीक है? तो 2 हिस्से में ये पेपर बँटा होता है, ये चीज़ आपको पता होगी, फिर भी मैंने याद दिला दिया। अब आते हैं पॉइंट की बात करते हैं। यहाँ लिखा है नीतिशास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो नीति शास्त्र है, जो एथिक्स है, उसका मानव जीवन से क्या संबंध है? मानव जीवन में वो चीज़ें किस रूप में दिख रही हैं? ये बेसिकली पहले टॉपिक का पार्ट है। पहला टॉपिक ही ये है और इसको थोड़ा और समझाने के लिए बाकी चीज़ें लिखी गई हैं। क्या लिखा गया है? मानवीय क्रियाकलापों में नीति शास्त्र का सार तत्व। हम जो भी डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं, जो जीवन हम जी रहे हैं, उसमें नीति शास्त्र कहाँ-कहाँ दिख रहा है? नैतिक चीज़ें कहाँ-कहाँ दिख रही हैं या कहाँ नहीं दिख रही हैं? ये पूछा जा सकता है, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। और कौन-सी चीज़ें इसे निर्धारित करती हैं? अगर हम कह रहे हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, इसे किसने तय किया? कौन-सी चीज़ों ने इसे निर्धारित किया और इनके परिणाम क्या होते हैं? जो भी नैतिक कार्य हम करते हैं या फिर नैतिकता से हट के काम करते हैं, उनको कौन-सी चीज़ें निर्धारित करती हैं, उनका रिज़ल्ट क्या आता है? ये हमें समझना है। एकदम व्यावहारिक जीवन की बातें हैं, ठीक है? नीति शास्त्र के कितने डायमेंशंस होते हैं, ये हमें समझना है। ये थोड़ा थ्योरी का पार्ट है, इसे आप पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। अब देखिए, निजी और सार्वजनिक संबंधों में नीति शास्त्र। हमारी निजी लाइफ भी है, पर्सनल लाइफ में जैसे मान लीजिए हमारे दोस्त हैं, परिवार के लोग हैं, पति-पत्नी, ये लोग हैं, माँ-बाप हैं। इनके साथ जो जीवन हम जीते हैं माना जाता है कि हमारी प्राइवेट लाइफ है, अपनी पर्सनल लाइफ है या अकेले में हम जी रहे हैं, अकेले में कोई काम कर रहे हैं, वो हमारी पर्सनल लाइफ है। लेकिन जब हम समाज में उतरते हैं, आप मार्केट में खड़े हैं, आप एक अधिकारी बन गए हैं, आप एक टीचर बन गए हैं, इस समय आप जो कर रहे हैं, वो आपकी सार्वजनिक लाइफ के तहत आ सकता है जिसका असर समाज पे पड़ रहा है। ठीक है? हालाँकि हमारी निजी लाइफ का भी पड़ता है। ठीक है? तो यही है कि इन संबंधों में जो निजी संबंध हैं, जो सार्वजनिक स्तर पे आपके संबंध हैं, आप नेता हैं, आप एक बड़े अधिकारी हैं, अभिनेता हैं, तो इसका इस मतलब इसमें नीति शास्त्र कहाँ है? समझ रहे हैं? ये चीज़ है। मानवीय मूल्य, ह्यूमन वैल्यूज़ क्या-क्या होती हैं? किन चीज़ों को हम महत्व देते हैं? उन पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो मानवीय मूल्यों में देख लीजिए क्या-क्या बातें हैं। जो महान नेता हुए हैं, जो सुधारक हुए हैं हमारे देश में या दुनिया में, जो प्रशासक हुए हैं, उनके जीवन तथा उनको उनके उपदेशों से हमने क्या शिक्षा ली है? उनके उपदेशों से, उनकी लाइफ से हमने कौन से मूल्य सीखे हैं? इस पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मूल्य विकसित करने में परिवार की क्या भूमिका होती है, समाज की क्या भूमिका होती है और जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, उनकी क्या भूमिका होती है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये टॉपिक्स हैं।
ठीक है, ये पहला टॉपिक था। इसके बाद से दूसरा टॉपिक देखिए, अभिवृत्ति, एटीट्यूड, यहाँ पे इंग्लिश लिखा होगा एटीट्यूड, ठीक है। तो अभिवृत्ति क्या है ये हमें समझना है, और यहाँ साफ साफ लिखा है कि इसका सारांश क्या है, इसका कंटेंट क्या है अभिवृत्ति। अब आप, मैंने पढ़ाया है चैनल पे, अगर आपको नहीं पता है थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो आप किसी भी चीज़ के बारे में जो अपने मन में धारणा बना लेते हैं, सोचने लगते हैं, मोटे तौर पे कह सकते हैं कि ये हमारा उसके प्रति एटीट्यूड है। किसी के बारे में हम अच्छा सोचते हैं, किसी के बारे में बुरा सोचते हैं, उसी के आधार पर हमारी क्रियाएँ तय होती हैं। तो बेसिकली ये है, अब एक लाइन में इतना ही बता सकते हैं, बाकी विस्तार से मैंने पढ़ाया है चैनल पे। तो इसकी संरचना कैसे होती है, आपने समझ लिया ये क्या है एटीट्यूड, फिर इसकी संरचना क्या होती है, वृत्ति क्या होती है, विचार तथा आचरण के परिप्रेक्ष्य में इसका प्रभाव क्या होता है। यानी कि हमारा जो एटीट्यूड है वो हमारे विचार को कैसे प्रभावित करता है, हमारे आचरण को कैसे प्रभावित करता है, क्या संबंध है। हो सकता है कि हमारा आचरण, हमारे विचार हमारे एटीट्यूड को प्रभावित कर रहे हैं, तो इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, ये हमें समझना है। साथ ही साथ नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि क्या होती है, नैतिक और राजनीतिक अभिरुचि, हमारी सोच उस डायरेक्शन में कैसी है, ये हमें समझना है। साथ ही साथ सामाजिक प्रभाव क्या होता है, धारण क्या होता है, धारण का मतलब परसुएशन होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, नोट्स में भी आपको दी गई हैं, जो अगर आपने पीडीएफ नोट्स ली होगी तो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये एक तरह से थियरी वाले टॉपिक्स हो गए, लेकिन जब आप इसको समझ लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इसको लेकर के कितने तरह से कहानियाँ बनाई जा सकती हैं, केस स्टडीज़ बनाई जा सकती हैं, और उसमें किसी सिचुएशन में डाल के आपसे पूछा जा सकता है। क्योंकि जब आप ये सब पढ़ेंगे ना, एग्जाम्पल्स देखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये ऐसे होता है। इसके बाद से तीसरा टॉपिक है सिविल सेवा के लिए अभिरुचि तथा बुनियादी मूल्य। अभिरुचि और अभिवृत्ति में अंतर है। यहाँ पे देखिए, अभिरुचि का मतलब होता है एप्टीट्यूड, और वो जो अभिवृत्ति है उसका मतलब होता है एटीट्यूड। इन दोनों में अंतर होता है, इसका जब बेसिक पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो सिविल सेवा के लिए अभिरुचि आपकी है कितनी, किस तरह की है, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। कुछ बुनियादी मूल्य होने चाहिए सिविल सेवा, मतलब जो लोग सिविल सेवा में हैं, आप सिविल सेवा में जाना चाहते हैं, तो इन बुनियादी मूल्यों के बारे में आपको पता होना चाहिए। कमाल की बात यह है कि अक्सर यूपीएससी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेती है। यूपी पीसीएस के सिलेबस में भी सेम यही सारे टॉपिक्स हैं, और वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि आप बताइए कि एक सिविल सेवक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। आपको कुछ नहीं याद आ रहा है, सिलेबस याद है, इसी में से दो चार लिख दीजिए, जितना पूछा गया उतना लिख दीजिए। कौन से मूल्य, सत्यनिष्ठा होनी चाहिए। अब ये सत्यनिष्ठा क्या है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। भेदभाव रहित होना चाहिए आपको, गैर तरफदारी होनी चाहिए आपके अंदर, निष्पक्षता होनी चाहिए, और सार्वजनिक सेवा के प्रति समर्पण भाव होना चाहिए। कमज़ोर वर्गों के प्रति सहानुभूति होनी चाहिए, सहिष्णुता होनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए। ये यूपीएससी ने बाकायदा आपको दे दिया है कि ये पढ़ के आना, अपने अंदर हो सके तो विकसित भी कर लेना, ठीक है ना। इथिक्स का पेपर ही इसलिए बनाया गया है कि जो सिविल सेवक नए नए आ रहे हैं उनके अंदर इस तरह की चीज़ें हों, ताकि लोक कल्याण हो सके। ये नहीं कि अब हम तो राजा साहब बन के आ गए हैं, अब अपने हिसाब से चलेंगे, ऐसे नहीं। हम देश की जनता की सेवा करने के लिए आ रहे हैं, तो हमारे अंदर ये गुण होने चाहिए, तभी तो हम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भावनात्मक समझ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है। इसको लेकर के केस स्टडी में भी किसी न किसी एंगल से ये पूछ लिया जाता है। मतलब ये जांचने की कोशिश आराम से कर ली जाती है कि आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं है। तो ये क्या है, इसकी अवधारणाएं क्या हैं, प्रशासन और शासन व्यवस्था में इनके उपयोग क्या हैं, प्रयोग क्या हैं, समझ रहे हैं। इमोशनली अगर आप इंटेलिजेंट हैं तो आप कैसे इन चीज़ों में योगदान दे सकते हैं, पर्सनल लाइफ में भी इसका क्या योगदान होता है, ये भी आपको समझना चाहिए, उस पर भी प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद से पांचवा टॉपिक है भारत और विश्व के नैतिक विचारकों तथा दार्शनिकों के योगदान। हमारे देश में भी बहुत सारे नैतिक विचारक हुए हैं, दार्शनिक हुए हैं, उनके बारे में हमें पढ़ना है, और विश्व में भी हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे कभी कभी हम फंस जाते हैं। हम भारत में, चूँकि किताबों में यही चीज़ें लिखी हैं, भारत में जितने दार्शनिक हुए हैं, जितने फिलोसोफर्स हुए हैं, उनके जीवनी पढ़ने लगते हैं। मुझे हँसी आती है, मैंने कई किताबें देखी हैं, मतलब ये टॉपिक कवर किया गया, उसमें उनके जीवन के बारे में बस इतना लिख दिया कि कहाँ पैदा हुए, इन्होंने क्या किया, कैसे ज़िंदगी थी। भाई पूछा गया है कि उनके उनका योगदान क्या रहा है, उन्होंने
नैतिकता के क्षेत्र में, फ़िलॉसफ़ी के क्षेत्र में क्या विचार दिए हैं। और जब आप यूपीएससी के पेपर्स को देखेंगे तो वहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्टेटमेंट उठा के दे दिया गांधी जी का, अब्राहम लिंकन का, अब्दुल कलाम का, तो इनका स्टेटमेंट दे दिया गया, यानी कि उनके जीवन का निचोड़ उन्होंने जो कहा था उस पर क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनकी जीवनी पढ़ के क्या मिल जाएगा, समझ रहे हैं? तो यहाँ पे आपको सावधान रहना है, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाना। ऐसे ही विश्व के जो दार्शनिक हैं, अरस्तू के बारे में बहुत डिटेल में चीज़ें लिखी हुई हैं, उतना नहीं पढ़ना। उनकी सोच क्या थी, वो किस डायरेक्शन में समाज को ले जाना चाहते थे, किस रूप में दुनिया को देखते थे, बस इतना ही समझना है। और ये भी नहीं कि आपको उनके स्टेटमेंट उनके नाम के साथ याद रखना है, नहीं पूछा जाता। यूपीएससी जब स्टेटमेंट देती है तो बाकायदा खुद ही नाम लिख देती है कि ये गांधी जी ने कहा है, अब इसके ऊपर अपनी बात कहो, ये मत सोचो कि किसने कहा था, ठीक है? तो ये हमें पढ़ना है। ये थोड़ा-सा मैंने इस पे ज़ोर दिया इसलिए क्योंकि यहाँ पे हम भटक सकते हैं, दुनिया भर की चीज़ों में फँस सकते हैं। तो आपको जब भी जहाँ भी पढ़ने का मौका मिलेगा, तो आप उनके विचार को पकड़ने की कोशिश करिए, उनकी फ़िलॉसफ़ी को पकड़ने की कोशिश करिए, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। छठवां टॉपिक है, लोक प्रशासन में या सिविल सेवा में, मतलब सॉरी, लोक प्रशासन में लोक सेवा मूल्य, सिविल सेवा मूल्य ये क्या होते हैं और नीति शास्त्र इनका इनसे क्या संबंध है, ये हमें समझना है। इसी के साथ-साथ इसकी स्थिति क्या है, समस्याएँ क्या हैं? लोक सेवा में जो मूल नीति शास्त्र है, जो मूल्य है, वो अभी किस तरह के हैं? क्या उसमें कोई दिक्कत है? ये हमें समझना पड़ेगा। सरकारी और निजी संस्थाओं में नैतिक चिंताएँ और दुविधाएँ। आप सरकारी ऑफ़िस में जाते होंगे, आपने बहुत सारी समस्याएँ देखी होंगी सरकारी ऑफ़िस में। बहुत सारे प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर्स भी हैं, कॉर्पोरेट हाँ, ज़ुबान कभी-कभी ऐसे तो कॉर्पोरेट सेक्टर्स के भी बहुत सारे ऐसे मामले आते हैं, जहाँ पे नैतिक चिंताएँ होती हैं, नैतिक दुविधाएँ होती हैं। चिंता और दुविधा में अंतर है, ठीक है? नैतिक चिंता का सीधा-सा मतलब ये कि कोई ऐसी बात है, जो नैतिक रूप से गलत है, वो नुकसानदायक हो सकती है समाज के लिए, सबके लिए, वो चिंता की बात है। नैतिक दुविधा की म का मतलब ये होता है कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं और एक जो है ज़रूरी है लेकिन एक तरह से लग रहा है कि वो अनैतिक हो जाएगा और एक है कि बस नियम के हिसाब से चल रहे हैं लेकिन नैतिक है। तो इस तरह से कभी-कभी दुविधाएँ उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको दूँ, तो एक व्यक्ति है जिसको देख के आपको लगता है कि इसे इस सरकारी योजना का लाभ निश्चित रूप से मिलना चाहिए। लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया है, उसमें बस थोड़ा-सा कुछ ऐसा है, थोड़ी-सी कमी रह गई है, अदरवाइज़ वो निश्चित रूप से डिज़र्व करता है कि उसे वो लाभ मिलना चाहिए। तो हम दुविधा में फँस जाते हैं कि नियम के हिसाब से चलें कि नैतिकता के हिसाब से चलें। तो इस तरह की चीज़ें हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। और नैतिक मार्गदर्शन के स्रोतों के रूप में कौन-कौन सी चीज़ें हमें काम आती हैं, ये भी देखना है। हमें हमेशा अपने हिसाब से नहीं सोचना होता है। आप सिविल सेवा में गए हैं, बहुत सारी चीज़ें पहले से उपलब्ध कराई गई हैं कि आप किस सिचुएशन में किसका लाभ ले सकते हैं, किस चीज़ से सहारा लेके आप डिसीज़न ले सकते हैं। तो कौन-कौन सी चीज़ें मार्गदर्शन के स्रोत हैं? देखिए, विधि बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं, विनियम बनाए गए हैं और आपकी अंतरात्मा भी तो है। अंतरात्मा पे भी क्वेश्चंस पूछे गए। इनसे मार्गदर्शन मिलता है नैतिक रूप से कोई फैसला लेने में, ठीक है? तो इनके बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा, पढ़ना होगा। उत्तरदायित्व तथा नैतिक शासन। नैतिक शासन क्या होता है, ये समझना है। इसमें उत्तरदायित्व कैसे, मतलब ओवरऑल भी आपको उत्तरदायित्व के बारे में पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है कैसे फिक्स की जाए किसी भी अधिकारी की, ठीक है? शासन व्यवस्था में नीतिपरक तथा नैतिक मूल्यों का सुदृढ़ीकरण, जो हमारे यहाँ व्यवस्था चल रही है, उसमें नैतिक मूल्यों को कैसे और मजबूत किया जा सकता है, इसके उपाय आपके पास होने चाहिए और नए-नए उपाय एग्ज़ाम्पल्स के साथ अगर आप देते हैं, तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और निधि व्यवस्था मतलब फंडिंग में नैतिक मुद्दे कौन-कौन से जुड़े हुए हैं, थोड़ा-सा समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय संबंध तो आप समझ ही गए कि हम किताबों में पढ़ते हैं और भी अलग-अलग जगहों पे हम सुनते हैं, देखते हैं कि भई ऐसे होना चाहिए इंसान को। लेकिन आप देखिए ज़रा देशों के बीच में संबंध कैसे? कोई नैतिकता नहीं है। चाइना अपने हिसाब से कहता है कि जो है इधर समुद्र का हिस्सा मेरा है, कोई अंतर्राष्ट्रीय कानून हम इस मामले में नहीं मानेंगे। अमेरिका अपने हिसाब से मनमानी कर रहा है। तो यहाँ पे नैतिक मुद्दे कौन-कौन से हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये भी हमें समझना है। और जो निधि व्यवस्था, जो फंडिंग है, अलग-अलग तरह से फंडिंग होती है। एनजीओज़ हैं, उनको फंडिंग होती है, उस फंडिंग का इस्तेमाल कैसे हो रहा है। अलग-अलग देशों में आप देखिए जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हैं, जो आतंकवादी हैं, उनको भी फंडिंग हो रही है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है?
कुछ फंडिंग अच्छे काम के लिए हो रही है लेकिन उसका मिसयूज़ हो रहा है। तो इस फंडिंग व्यवस्था में भी कौन-कौन से नैतिक मुद्दे हैं, ये भी हमें समझना है। और उसके बाद कॉर्पोरेट शासन व्यवस्था, ये ऐसा टॉपिक है जिससे मेरे ख्याल से हर साल एक केस स्टडी बना लिया जाता है। यहाँ से थ्योरी वाले क्वेश्चंस ज़्यादा नहीं आते, लेकिन केस स्टडी के क्वेश्चंस खूब आते हैं कि आप किसी कंपनी के सीईओ हैं, चेयरमैन हैं या कोई कर्मचारी हैं या आपकी नौकरी वहाँ लगने वाली है और ये मुद्दा सामने है, आप क्या करेंगे? ठीक है? तो कॉर्पोरेट व्यवस्था के बारे में थोड़ा-सा आपको समझना होगा। आगे बढ़ते हैं, जो अगला टॉपिक है, कहाँ गया? 7वां, शासन व्यवस्था में ईमानदारी। शासन व्यवस्था में ईमानदारी होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। उसका थ्योरी आप समझ लीजिए, थोड़ा-सा बैकग्राउंड में आप जान लीजिए। लोक सेवा की अवधारणा क्या होती है? सबसे पहले तो यही जानना चाहिए कि आखिर लोक सेवा का मतलब क्या होता है? हम में से तैयारी करने वालों में से बहुत सारे लोग ऐसे भी आपको मिल जाएँगे, जो इस रूप में इसको देख रहे हैं कि अरे जब हम आईएएस बन जाएँगे ना, तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, इनको दिखा देंगे। आप लोक सेवा में जा रहे हैं, आपको बेसिकली ये पता होना चाहिए कि आप क्या करने जा रहे हैं। इसकी अवधारणा क्या है? क्यों ये सर्विस बनाई गई है? इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है? ये समझना होगा। शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार क्या है? शासन व्यवस्था कैसी चलनी चाहिए? बहुत सारे दार्शनिकों ने अलग-अलग तरीके से अपने विचार दिए हैं कि शासन ऐसा होना चाहिए, शासक को ऐसा होना चाहिए, ठीक है? और ईमानदारी क्यों ज़रूरी है? ईमानदार रहने से क्या सिर्फ़ आपको फ़ायदा है या सिर्फ़ उस व्यक्ति को फ़ायदा है जिसके लिए आप ईमानदार हैं या पूरी दुनिया को फ़ायदा है इससे? तो इसका दार्शनिक आधार क्या है? इस पे कौन-कौन सी बातें कही गई हैं? ये भी हमें समझना है। सरकार में सूचना का आदान-प्रदान, जब आप अधिकारी बनेंगे तो आपको पता चलेगा कि रिपोर्ट्स भी तैयार होती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं और एक अधिकारी से दूसरे अधिकारी के बीच में बहुत सारी सूचनाओं का आदान-प्रदान होता है, बहुत सारे फैसलों का आदान-प्रदान होता है, रिपोर्टिंग होती है, ठीक है? और पारदर्शिता, इसे समझना पड़ेगा, ठीक है? इसमें कोई अगर पारदर्शिता नहीं रहेगी, कम पारदर्शिता रहेगी तो भ्रष्टाचार की संभावना वैसे ही बढ़ जाती है। आगे कहीं लिखा भी होगा, ये देखिए लिखा है। खैर, सूचना का अधिकार, सूचना के अधिकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नीतिपरक आचार संहिता, सेकंड पेपर में मैंने आपको बताया था कि आचार संहिता फिर दोबारा हम देखेंगे 4th पेपर में, तो यहाँ भी हमें पढ़ना होता है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आचार संहिता क्या होती है, क्यों होती है, क्यों ज़रूरी है, हमारे यहाँ की क्या हालत है भी कि नहीं है, ठीक है? आचरण संहिता क्या होती है, इसको भी आपको समझना है। और नागरिक घोषणा पत्र, शायद मैंने नागरिक घोषणा पत्र कहा था, जो भी है कॉमन है टॉपिक्स, ठीक है? क्योंकि वहाँ भी हम गवर्नेंस के कुछ टॉपिक्स देख रहे थे सेकंड पेपर में। नागरिक घोषणा पत्र क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। इसकी ज़रूरत क्यों होती है, इसको कैसे सुदृढ़ किया जा सकता है, इससे मैक्सिमम लाभ कैसे उठाया जा सकता है प्रशासन में, ये सारी चीज़ें। और वर्क कल्चर, कार्य संस्कृति क्या होती है? सिंपल सी बात है, मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ। आप जिस भी माहौल में रहते हैं, जैसे मान लीजिए एक ऑफ़िस में आप रहते हैं, उस ऑफ़िस के सारे लोग किस मूड में काम करते हैं? क्या उनका ऐसा है कि चलो जैसे-तैसे कर ले रहे हैं, हम अपना कर लेते हैं या थोड़ा नहीं भी करेंगे तो चल जाएगा, मतलब एकदम निकम्मेपन जैसी हालत बन गई है। तो वो वर्क कल्चर वैसा ही हो जाता है। जो लोग ईमानदार होते हैं, धीरे-धीरे वो भी उसमें डल जाते हैं। समझ रहे हैं? तो वर्क कल्चर जो सरकारी ऑफ़िस है या फिर कॉर्पोरेट सेक्टर है, वहाँ पे कैसा होता है, उसे हमें समझना है। लेकिन फ़िलहाल ये जो है ना, ये टॉपिक है प्रशासन के बारे में, तो उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि जो सरकारी ऑफ़िस हैं, वहाँ पे कार्य संस्कृति को लेकर क्या समस्याएँ हैं, कैसे सुधारा जा सकता है। ऐसी केस स्टडी भी बनती है कि आपके ऊपर के कोई अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है, आपके नीचे के अधिकारी ने भ्रष्टाचार किया है या माहौल ठीक नहीं है, लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं। वैसी इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? इनसे आपका रिलेशन भी मेंटेन करना है और आप चाहते हैं कि ईमानदारी से काम भी हो, तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होगी। इसके अलावा सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, जो सर्विस आप दे रहे हैं, जिस चीज़ के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, उसमें कितनी क्वालिटी है, कितना बेहतरीन तरीके से आप कर रहे हैं, उससे कितना लाभ मिल रहा है लोगों को, इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि इसको कैसे बेहतर किया जा सकता है, ठीक है? और लोक निधि का उपयोग, सरकार पैसे दे रही है, उस पैसे का हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, यहाँ पे दिक्कत आती है। जब हम पैसों का इस्तेमाल करने की बात करते हैं तो भ्रष्टाचार भी दिखता है और इसके बगल में ही लिखा हुआ है भ्रष्टाचार की चुनौतियाँ। हमारे देश में करप्शन का लेवल क्या है? कैसे इसको ठीक किया जा सकता है? इसमें जनता की क्या भागीदारी हो सकती है? सरकार की क्या भागीदारी हो सकती है? कि कानूनों की क्या भागीदारी हो सकती है? जो खुद अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, वो कैसे सुधर सकते हैं? ये सारी चीज़ें हमें समझनी है, ठीक है? क्या चुनौतियाँ हैं? कैसे उनसे निपटा जा सकता है? तो ये टॉपिक हो गया। उसके बाद यहाँ साफ-साफ लिख दिया गया है 8वें टॉपिक के नाम पे,
उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, केस स्टडीज ऑन एबव इश्यूज। जो भी टॉपिक्स हमने देखे हैं पहले नंबर से लेकर 7वें नंबर तक, उनसे संबंधित कोई न कोई एक मामला बनाया जा सकता है, केस स्टडी बनाई जा सकती है। आपको उस सिचुएशन में एक व्यक्ति बनाया जा सकता है कि आप इस पद पे हैं, मरीज आपके सामने है, आप डॉक्टर हैं, और भी लाभार्थी आपके सामने, आप अधिकारी हैं। तो इस तरीके से मामले में आपको डाला जा सकता है, या फिर एक आप सामान्य व्यक्ति हैं और आप बताइए आपकी क्या राय है, आपसे पूछा जा सकता है। तो ये है, इस नज़रिए से भी आप इसको तैयार करेंगे। फिलहाल अब इसमें इतना ही है। इसके बाद के जो सेक्शन है, हम एक एक टॉपिक लेंगे चारों पेपर्स के, और उन टॉपिक्स पे अब तक कितने क्वेश्चंस आए हैं वो समझेंगे, उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए क्या होना चाहिए था हमारे पास वो समझेंगे। चीज़ें एकदम क्लियर होती चली जाएगी, और लास्ट में जो है, जो मैंने पहले ही बताया आपको, वो बाकी अलग चैप्टर में कवर करेंगे। ठीक है जी, तो बस इसमें इतना ही है। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, जल्दी से सफल होइए और ज़िंदगी को एंजॉय करिए। आगे मिलते हैं। नमस्कार।